Hello everyone, my name is Yash Shah. I look after the learning and development at FinCare Wealth Management Services. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एक शॉर्ट में ओवरव्यू लेंगे कि व्हाट आर द टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स, राइट? बिकॉज बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उनको कुछ आइडिया नहीं रहता कि व्हाट इज अ नेट रिटर्न, कि प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरने के बाद हाथ में कितना बच रहा है. सो हम इक्विटी और डेट बेसिकली ये दोनों पे हम एक कवर करेंगे कि व्हाट आर द टैक्सेशन एज पर द फाइनेंशियल ईयर 2023. सो टैक्सेशन बेस्ड ऑन एसेट क्लास आपको पता रहेगा. इक्विटी एक एसेट क्लास है, डेट एक एसेट क्लास है, एंड कमोडिटीज एक एसेट क्लास है जिसमें गोल्ड सिल्वर आ गया. इक्विटी में आपके जब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप स्कीम्स आ गए. डेट में आपका डिफरेंट ड्यूरेशन वाले स्कीम्स आ गए. सो उसके ऊपर टैक्सेशन कैसा रहेगा बेसिकली. सो लेट्स लुक अप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेम. ओके, ये इसका है ना, आपको एक कंसेप्ट हमें समझना रहेगा पहले. LTCG मतलब हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. ओके, तो इक्विटी में हम LTCG किसको कहेंगे? जो भी इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटी फंड में अगर एक साल के ऊपर टाइम पीरियड हो गया है और उसके बाद अगर आप उसमें कोई भी रिडम्पशन करते हो या अगर कोई स्विच प्लेस करते हो तो वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर. जैसे लिखा है, व्हेन रिडीम्ड और स्विच्ड आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. अगर सेम इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डेट अगर 365 डेज के अंदर आप उसको अगर रिडीम कर देते हो या स्विच कर देते हो तो वो आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर. ओके, सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए LTCG और STCG का ये डेफिनेशन रहेगा. सेम अगर डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए देखेंगे हम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे इक्विटी के लिए एक साल के बाद रिडीम करने पे हम लॉन्ग टर्म कहते थे, डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए 3 साल के बाद अगर आपने कुछ भी रिडम्पशन किया तो उसको आप बोलोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. और अगर 3 years के अंदर रिडम्पशन होता है तो उसको आप कहोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बेसिकली. इक्विटी टैक्सेशन क्या होता है वो हम समझते हैं. अगर एक साल के पहले आपको पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है, तो जितना भी आपका एक साल के अंडर अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा, मान लेते हैं 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया था, उसका आपका हो गया 1,50,000, तो 50,000 का प्रॉफिट है. तो 50,000 के ऊपर यू हैव टू पे फ्लैट 15%, राइट? तो आपको मान लीजिए आपका इनकम स्लैब 20% हो, 30% हो, 10% आपको 50%, 15% ही भरना है. सेम अगर यही इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड का 1 लाख रुपए का वैल्यू मान लेते हैं 3 लाख रुपया हो गया और आपने 2 साल के बाद रिडीम किया, राइट? तो ये इन्वेस्टमेंट पे 1 years हो गया. तो अप टू 1 लाख नो टैक्स. ओके, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 1 लाख 3 लाख हो गया तो मेरा प्रॉफिट हो गया है 2 लाख का. तो पहले 1 लाख के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं, और जो बाकी का 1 लाख का प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको भरना है 10%. तो टोटल टैक्स हो गया आपका 10,000 रुपीज इस पे. डेट टैक्सेशन. डेट में आपको पता है 3 years के पहले हम बोलेंगे इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. सो 3 years के अंडर के इन्वेस्टमेंट पे आपको टैक्स भरना है एज पर इनकम स्लैब. इफ कोई 10% के इनकम स्लैब में है तो उसको जितना प्रॉफिट है उस पर 10% भरना है. किसको 30% पे तो उसको 30% भरना है. और 3 years के बाद आपको भरना है 20% ऑन प्रॉफिट विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन. इंडेक्सेशन क्या होता है हम कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन प्रॉफिट के ऊपर 20% भरना है लेकिन बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन के बाद. स्विच इज, अगर आप कोई एक स्कीम से दूसरे स्कीम में आप स्विच करते हो तो वो भी एक पार्ट ऑफ रिडेम्पशन ही होता है. तो इसके ऊपर भी आपका प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा और आपको टैक्स भरना पड़ेगा. अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के स्कीम पे टैक्सेशन का. मान लेते हैं मिस्टर प्रकाश पाटिल ने इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपीज ऑन Jan 1 2018 इन ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड. अज्यूमिंग फंड ने दिया है 12% का CAGR रिटर्न, और आज है वो फंड का मोटा मोटी 18 लाख का करंट वैल्यू, राइट? सो 10 लाख इन्वेस्ट किया था, 18 लाख करंट वैल्यू हो गया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट पे 8 लाख का प्रॉफिट हो गया, राइट? अगर मान लेते हैं उसने फेब्रुवरी में महीने में उसने ये रिडीम कर दिया, उसको अर्जेंटली कुछ रिक्वायर्ड हो गया था, तो इसका कैलकुलेशन क्या है? सो इन्वेस्टेड वैल्यू इज 10 lakhs, करंट वैल्यू इज 18 lakhs, टोटल LTCG बिकॉज उसने 3 साल एक साल के बाद रिडीम किया है. सो 8 लाख इज माई नेट गेन्स. अभी इक्विटी पे मैंने बताया था अप टू 1 लाख देयर इज नो टैक्स, राइट? सो पहला 1 लाख पे नो टैक्स प्रॉफिट पे. अभी नेट टैक्सेबल अमाउंट कितना बच गया? प्रॉफिट 8 लाख में से 7 लाख बच गया. तो 7 lakhs पे आई विल ओनली पे 10%, जो कि हो जाएगा 70,000 का. ओके, सो ये हो गया इक्विटी टैक्सेशन का. नाउ लॉन्ग टर्म का हो गया. अभी शॉर्ट टर्म का एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं उसने 10 लाख इन्वेस्ट किया लेकिन एक साल के अंदर ही इन्वेस्ट रिडीम कर लिया और वो टाइम करंट वैल्यू 11 लाख था. सो 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया. अभी 1 लाख मेरा नेट टैक्सेबल अमाउंट भी है, यहाँ पे मेरे को कोई एग्जाम्पशन नहीं है, तो 1 लाख के ऊपर मैं 15% भरूंगा, जो कि हो जाएगा 15,000 डायरेक्टली. कमिंग टू डेट, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं.
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 11 लाख इन्वेस्ट किया था और करंट वैल्यू मान लेते हैं 2 साल के बाद हो गया है 12 लाख रुपया। अभी डेट में क्या है, 3 साल के पहले अगर आप रिडीम करते हो तो आपका एज पर इनकम स्लैब टैक्स भरना है, राइट, नो डिडक्शन अवेलेबल। सो यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, 1 लाख, क्योंकि कोई डिडक्शन नहीं है तो आपका नेट टैक्सेबल अमाउंट भी हो जाएगा 1 लाख। सो अगर कोई क्लाइंट 20% के ब्रैकेट में आ रहा है तो उसको 1 लाख पे 20% भरना है, अगर कोई 30% पे आ रहा है तो उसको 30% भरना है। दिस इज स्ट्रेट अवे एज पर इनकम स्लैब। आई होप ये पार्ट क्लियर रहेगा आपको यहाँ तक। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मान लेते हैं इन्वेस्टेड वैल्यू था 11 लाख रुपया, 5 साल के बाद अज्यूमिंग ब्रेड फंड ने मेरे को 5% का रिटर्न दिया, मेरा 14 लाख 11,000 समथिंग मेरा करंट वैल्यू हो गया। ओके, अभी मेरा टोटल एलटीसीजी हो जाएगा 3,11,000 समथिंग, राइट। आपका ये 11 14 लाख में से 11 लाख माइनस कर लीजिए, यू विल कम टू दिस फिगर इवेंचुअली। अभी मैंने बताया था इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है डेट म्यूचुअल फंड में आफ्टर 3 years। सो व्हाट इज इंडेक्सेशन? सो इंडेक्सेशन इज अ टाइप ऑफ बेनिफिट दैट विल help you adjust your original purchase price, okay, so that your total profit amount is reduced by accounting the inflation, okay। अगर मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल दूं, हर कंट्री में एक इन्फ्लेशन होता है, राइट। इन्फ्लेशन हिंदी में मैं कहूँ तो महंगाई। इन्फ्लेशन इज नथिंग बट राइजिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो आपके डे टू डे लाइफ में देख रहे हो, 10 साल पहले एग्जांपल दूं, कैडबरी आपका 5 रुपए का कितना बड़ा आता था, अभी वही कैडबरी ऑलमोस्ट आपका हाफ हो गया है। 100 रुपए 100 ग्राम का आप शायद 5 रुपया देते थे, तो अभी आप शायद 50 ग्राम का 5 रुपया दे रहे हो, राइट। दिस इज इन्फ्लेशन। तो पैसे का वैल्यू आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स कम हो जाता है, राइट। सो इंडेक्सेशन क्या होता है, यही इन्फ्लेशन को अकाउंट करता है एंड यू नो इट एडजस्ट टू योर करंट वैल्यू, बेसिकली नॉट करंट वैल्यू, बेसिकली योर इन्वेस्टेड वैल्यू। अभी 10 लाख रुपया मैंने अगर मान लेते हैं इन्वेस्ट किया, तो 3 साल के बाद इन्फ्लेशन को अकाउंट करके क्या वैल्यू हो सकता है। सो उसका एक फॉर्मूला है कि एक्चुअल परचेज वैल्यू आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू जो आपका ओरिजिनल अमाउंट था, तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल अकाउंट था 10 लाख रुपया, मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। गवर्नमेंट के एंड से ना हर साल एक इन्फ्लेशन का है ना नंबर पब्लिश होता है, ओके। और एक कॉस्ट इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन ऑफ द करंट ईयर वो भी पब्लिश होते जाता है एवरी ईयर, राइट। तो ये डेटा अपने को इजीली अवेलेबल है। सो ये डेटा के थ्रू वी कैन एबल टू नो कम टू द परचेज वैल्यू आफ्टर इंडेक्सेशन। सो हाउ इट डज कैलकुलेट, हम एक आइडिया लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी यहाँ पे है ना, मैंने लास्ट अजम्पशन क्या किया था कि क्लाइंट ने 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट किया और 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में रिडीम किया, राइट। सो हम लोग ने क्या किया, वो 5 इयर्स का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का एक डेटा निकाल लिया, राइट। फॉर्मूला ने क्या बताया था कि 2019-20 मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसको डिवाइड करो विद द इन्वेस्टेड ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो 289 डिवाइड बाई 240, राइट, मल्टीप्लाई बाई 10 lakhs। सो आपका आफ्टर एडजस्टिंग विद कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यू आ जाएगा 13,24,583। अभी करंट वैल्यू मेरा क्या था, 14,11,000 समथिंग। तो ये दोनों को अब जब माइनस करोगे देन यू विल कम टू अ प्रॉफिट। अभी मुझे सिर्फ ये ही प्रॉफिट पे भरना है, राइट। आपको पहले 10 लाख माइनस 14 लाख करके जो वैल्यू आ रहा था उस पर भरना पड़ता था, अभी सिर्फ आपको 87,1102 पे आपको टैक्स भरना है, जो कि है 20%। सो इस पे आप 20% का टैक्स कैलकुलेट करते हो तो यू विल कम टू अराउंड 17,400, राइट। सो ये इतना सिंपल कैलकुलेशन, इसके लिए डेट म्यूचुअल फंड्स में 3 years एंड अबव का व्यू है, सो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। एक कंपैरिजन देता हूँ, बैंक एफडी वर्सेस डेट म्यूचुअल फंड्स। मुझे बहुत क्वेरीज आती है कि बैंक एफडी के कंपैरिजन में डेट म्यूचुअल फंड क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये आपने इन्वेस्ट किया 2014-15 में और अज्यूम करते हैं कि आपने है ना 2019-20 में इसको, मैंने ब्लैंक छोड़ा है कि अजम्पशन के ऊपर है, आप अज्यूम कीजिए कि 2019-20 में हमने इसको रिडीम कर लिया, तो 5 साल का मेरा इन्वेस्टमेंट टाइम हुआ। सेम एग्जांपल लेते हैं, 11 लाख इन्वेस्टेड वैल्यू था, फ्यूचर वैल्यू हो गया 14,11,600 रुपया 95 रुपीज, राइट। टोटल एलटीसीजी मेरा इसमें हो जाता है 3,11,695, राइट। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लास्ट स्लाइड में हमने देखा ये नंबर कैसे आया था, तो ये आफ्टर एडजस्टिंग विद कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आई कम टू एन फिगर ऑफ 13,24,000 समथिंग, राइट। सो माय टोटल प्रॉफिट इज 87,1111 रुपीज, राइट। मेरा अभी मान लेते हैं इनकम स्लैब है 30%, ओके, माय इनकम स्लैब इज 30% अज्यूमिंग, राइट। और इंडेक्सेशन का मेरे को पता है कि आफ्टर इंडेक्सेशन मेरे को 20% ही भरना है। सो म्यूचुअल फंड में मैं अगर 87,000 पे 20% करूँ तो मेरे को 17,422 आ रहा है। लेकिन यही अगर मैं एफडी पे मेरा 30% का टैक्स ब्रैकेट है तो मुझे यही सेम प्रॉफिट पे 93,500 भरना पड़ता। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। एक जगह 17,000 भरा, एक जगह 93,000 भरा। यू कुड हैव सीड दैट डिफरेंस इफ यू हैड इन्वेस्टेड इन डेट म्यूचुअल फंड एंड केप्ट इट अबाउट 3 years। सो इसके लिए 3 years का आपको लॉन्ग टर्म हॉरिजन है, तो यू शुड गो विद डेट म्यूचुअल फंड इंस्टेड ऑफ बैंक एफडी।
सो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट टैक्सेशन पे वीडियो था. आई होप एवरीवन लाइक्ड इट. अगर कोई क्वेरी है टैक्सेशन से के रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो. आप पर्सनली मेरे नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हो. माय नंबर एंड ईमेल आईडी आर शेयर्ड ऑन द स्क्रीन. आप इस पे कनेक्ट करके यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ एवरीथिंग.